ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू ट्रिपल एस 2021 एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। गाइस ये पार्ट 1 रहेगा और 51 से 100 तक हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। गाइस ये डिटेल डिस्कशन रहेगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है कि व्हेन आई एस इक्वल टू 1850 minus 100R and LM equal to 1000 plus 200R फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम। गाइस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जब IS इक्वल टू LM रहेगा और IS कर्व आपको गिवन है कितना है 1850 माइनस 100R इक्वल टू LM और LM भी आपको गिवन है 1000 प्लस 200R। तो गाइस इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें R का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग R के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर देन हम इक्विलिब्रियम इनकम निकालेंगे। ओके, तो गाइज जैसे ही हम आई एस इक्वल टू एल एम पुट करेंगे तो आई एस क्या है 1850 माइनस 100R इक्वल टू एल एम क्या है 1000 प्लस 200R। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 1850 माइनस 1000 इक्वल टू 100R प्लस 200R। तो ये आपका बन जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू R। ठीक है, तो गाइस R का वैल्यू आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 300। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.83। तो R का वैल्यू गाइस हमें मालूम चल गया, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बट हमें क्या पूछा गया कि भाई इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगा। तो गाइस R का वैल्यू कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे IS या फिर LM, तो हमें वहाँ से इनकम मिल जाएगा। तो लेट सपोज कि मैं LM कर पे पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा 1000 प्लस 200 इंटू R, और R का वैल्यू कितना आया 2.83। तो यहाँ पुट करो 2.83, तो इक्विलिब्रियम इनकम कितना बन जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1567 अप्रॉक्स 1567। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गाइस जब भी इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा ना तो इसका मतलब है कि भाई आई एस इक्वल टू एल एम होगा, तो वहां से हम लोगों ने आर के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया और कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो हमें इक्विलिब्रियम इनकम मिल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर मेजर्स दी व्हाट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। गाइस आर स्क्वायर किसको मेजर्स करता है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है गाइस, होमोकैडास्टिसिटी तो नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएंस के बारे में बताता है, गुडनेस ऑफ फिट के बारे में नहीं। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज में मूव करूँ गाइस तो आप देख सकते हो कि जो होमोकैडास्टिसिटी है एक एजम्पशन है कि दैट द वेरिएंस ऑफ अ एरर रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो गाइस ये तो नहीं होगा ऑप्शन ए। सिमिलरली जो मल्टी कोलिनियरिटी है ना ऑफ अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, गाइस ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें पता है ना मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। तो ये जो x1 और x2 के बीच में हाईली कोरिलेटेड है। तो जब 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ए रिग्रेशन मॉडल आर हाईली कोरिलेटेड देन उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि भाई वहां पे मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है। तो गाइज आर स्क्वायर डज नॉट मेजर्स द मल्टी कोलिनियरिटी, तो ये भी नहीं होगा। एंड सिमिलरली ऑप्शन सी हेट्रोकैडास्टिसिटी। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि जो वेरिएंस है ना इरर टर्म्स का वो कांस्टेंट नहीं होता है अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये बेसिकली वायोलेट करता है अजम्पशन ऑफ ओएलएस रिग्रेशन का, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आर स्क्वायर मेजर्स द गुडनेस ऑफ फिट। और गाइस आपको पता है ना कि गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है कि हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, और गाइस देख सकते हो कि जब आर स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पे बेटर फिट है, और आर स्क्वायर का वैल्यू जब 0 होगा मतलब काफ़ी पुअर फिट है। तो आर स्क्वायर का मतलब है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, एमपीसी इक्वल टू 1/4, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1, फाइंड चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है गाइस, एमपीसी आपको गिवन है तो मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं ना, तो मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लायर क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो गाइस पुट करो 1/1 माइनस एमपीसी क्या है 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4/3। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया 4/3, मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया 4/3। ठीक है गाइस, हमें पता है ना कि डेल वाई इक्वल टू क्या होता है मल्टीप्लायर इंटू डेल्टा जी। सिंपल, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी से। ठीक है, तो जब गाइस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू जी तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, डेल वाई इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू डेल्टा जी, तो डेल वाई इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू डेल्टा जी। मल्टीप्लायर का वैल्यू गाइस हमें पता है 4/3 इंटू डेल्टा जी, और डेल्टा जी आपको गिवन है 1, तो यहाँ पुट करो 1, तो ये हमारा बन जाएगा 4/3। ठीक है, तो गाइस डेल्टा वाई आ गया 4/3। गाइस एमपीसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, एमपीसी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई ना, एमपीसी, तो हम डेल्टा सी को लिख सकते हैं ना, डेल्टा सी इक्वल टू क्या बन जाएगा एमपीसी इंटू डेल्टा वाई, और एमपीसी का वैल्यू हमें पता है, एमपीसी कितना है 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई गाइस अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया 4/3, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3, सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 1/3। ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं किए, मल्टीप्लायर निकाल लिए 1/1 माइनस एमपीसी, और गाइस ये वाला आपको पता होना चाहिए, जस्ट यहीं से गाइस जब इसको आप डेरिवेटिव करोगे ना विथ रिस्पेक्ट टू जी तो आपको ये मिल जाएगा डेल वाई इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू डेल्टा जी। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू गिवन है, डेल्टा जी का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमें डेल्टा वाई मिल जाएगा 4/3, और एमपीसी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी इक्वल टू क्या बन जाएगा एमपीसी इंटू डेल्टा वाई, तो जस्ट वैल्यू पुट करो तो हमें डेल्टा सी मिल जाएगा। वही चीज़ तो हमें निकालना है कि भाई चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा, तो चेंज इन कंजम्पशन बन जाएगा 1/3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है कि मॉड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ टोटल फर्टिलिटी इन अ परसेंट इन द ईयर 2018। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2018 गाइस अगर आप देखो तो जो केरला था वो 1.7 था TFR, मध्य प्रदेश 2.7, उत्तर प्रदेश 2.9 और 3.9 सबसे ज़्यादा बिहार में था। तो जब इसको आप अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो सबसे कम गाइस केरला और सबसे ज़्यादा बिहार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, when Lorentz function fx equal to x पे power 3.3 then the Gini coefficient will be what 53.24, 56.14 and similarly C and D आपको गिवन है। गाइज जब भी अगर आपको लॉरेंज फंक्शंस गिवन हो और पूछा जाए कि भाई गिनी कोफिशिएंट बताओ, तो उसके लिए गाइज एक फॉर्मूला आता है, गिनी कोफिशिएंट इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 fx dx। ठीक है, अगर आपको लॉरेंज फंक्शंस गिवन है तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो, आपको गिनी कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस गिनी कोफिशिएंट आ जाएगा g इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx। fx गिवन है x पे पावर 3.3, x पे पावर 3.3 इंटू dx। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 माइनस 2 x पे पावर आ जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 4.3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ठीक है, तो गाइस सिंपल कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो जब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे गाइस तो आपको वैल्यू आ जाएगा
इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5348, 0.5348। तो गाइस अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा, 0.5348 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 53.48%, 53.48%। तो देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए गाइस बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो गाइस नोट पॉइंट बना के लिख लो ये फॉर्मूला कहीं पे। ठीक है, ओके गाइस, लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज व्हाट? लीनियर इन पैरामीटर एंड मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। गाइस मैं कई बार ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर रखा हूँ कि जब भी अगर आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हो ना तो पैरामीटर में लीनियर होना चाहिए, वेरिएबल पे नहीं। मतलब ये कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 x2। तो गाइस वेरिएबल क्या है? x2। तो अगर यहाँ पे क्यूब रहा या 1 रहा या लॉग रहा या फिर एक्सपोनेंशियल रहा, कुछ भी रहा, तब भी वो लीनियर रिग्रेशन होगा। बट शर्तें ये होना चाहिए कि ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर का पावर ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल गाइस लीनियर इन पैरामीटर होता है, मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। ठीक है, मे नॉट बी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्यूब, एक्सपोनेंशियल, तब भी ये क्या होगा? लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा। बट पैरामीटर का पावर 1 होना चाहिए। अगर गाइस यहाँ पे 2 हो जाएगा देन उस कंडीशन में फिर ये हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, ATR इक्वल टू 1/3, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 1/5, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज इट? रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, बोथ या फिर नेगेटिव? तो गाइस ATR क्या होता है? ATR मतलब एवरेज टैक्स रेट, टोटल टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ये आपका होता है एवरेज टैक्स रेट। अगर हम बात करें मार्जिनल टैक्स रेट MRT, ये हमारा होता है चेंज इन टैक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ATR और MRT के बीच में। ठीक है, तो गाइज ATR आपको गिवन है 1/3, ATR गिवन है 1/3, 1/3 का मतलब 0.33। ठीक है, और MRT आपका गिवन है 1/5। गाइज 1/5 का मतलब 0.20। ठीक है, फाइन। गाइज ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर MRT ग्रेटर होता है ATR से देन उस कंडीशन में गाइज ये होता है प्रोग्रेसिव। अगर MRT लेस देन होता है ATR देन उस कंडीशन में हमारा होता है रिग्रेसिव। ठीक है, रिग्रेसिव। तो गाइज आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि हमारे केस में MRT कम है, मतलब MRT लेस देन ATR, देन इस कंडीशन में क्या होगा? रिग्रेसिव होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिग्रेसिव। गाइस आप खुद सोचो ना, ATR क्या है? ऑन एन एवरेज। ठीक है, ऑन एन एवरेज कि भाई आप ऑन एन एवरेज आपका इतना टैक्स है, कितना है? 0.33। और MRT क्या? मार्जिनल, मतलब एडिशनली टैक्स रेट। ठीक है, एडिशनली टैक्स रेट। तो गाइस जब एडिशनली टैक्स रेट कम रहेगा और एवरेज ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? रिग्रेसिव रहेगा। तो ये भी गाइस लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लॉजिक नहीं भी लगा पाते हो तो ये वाला याद रखना। ठीक है, ओके गाइस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, होमोकेडास्टिसिटी रिफर टू द एरर टर्म्स हैविंग गाइस कांस्टेंट वेरिएंस। ठीक है, होमोकेडास्टिसिटी का मतलब ही होता है कि भाई कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए थ्रू आउट ऑल दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिफर टू द कंडीशन इन विच द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ रिग्रेशन मॉडल। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? कांस्टेंट वेरिएंस। ओके,
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है कि डोमेस्टिक डिमांड of a petrol in Uttar Pradesh is 1000 minus 5p and the supply function is 500 plus 10p. Domestic demand of a petrol in Iran is 1200 minus 20p and domestic supply equal to 1500 plus 15p. What will be the price of petrol when the Uttar Pradesh import from Iran? गाइस, अगर मुझे प्राइस निकालना हो तो इसका मतलब है कि वो टोटल डिमांड मस्ट बी इक्वल टू टोटल सप्लाई होना चाहिए। तो अगर मैं टोटल डिमांड किसके द्वारा गाइस डिमांड किया जाता है, उत्तर प्रदेश और ईरान के द्वारा। तो अगर मैं टोटल डिमांड ऑफ यूपी प्लस टोटल डिमांड ऑफ ईरान मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ यूपी प्लस सप्लाई ऑफ ईरान होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब खुद सोचो ना, लेट सपोज कि भाई ये यूपी है और ये आपका ईरान है, और यूपी क्या कर रहा है कि यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है, तो गाइस इसके पास उतना सप्लाई होना चाहिए ना कि भाई वो उसको दे पाए। ठीक है, ठीक है, तो गाइस ये हमारा कुछ इस प्रकार, तो ये इसका डिमांड है कि भाई तुम मुझे इतना अमाउंट दो, तो ये उसको सप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब है कि टोटल डिमांड मस्ट बी इक्वल टू टोटल सप्लाई होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसका जो भी डिमांड होगा इसका क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि टोटल डिमांड मस्ट बी इक्वल टू टोटल सप्लाई होना चाहिए। तो टोटल डिमांड ऑफ यूपी कितना है, टोटल डिमांड ऑफ यूपी 1000 माइनस 5p, 1000 माइनस 5p, 1000 माइनस 5p प्लस ईरान का डिमांड गाइस कितना है 1200, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1200 माइनस 20p, 1200 माइनस 20p इक्वल टू सप्लाई ऑफ यूपी 500 प्लस 10p, 500 प्लस 10p प्लस सप्लाई ऑफ ईरान 1500 प्लस 15p, 1500 प्लस 15p। गैस इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो p का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि व्हेन कॉपडगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज q इक्वल टू a l पे पावर 0.5 इंटू k पे पावर 0.5, व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्शंस व्हेन द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज 8। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज 8, मतलब a का वैल्यू 8 यहाँ पे आपको गिवन है, l का वैल्यू गिवन है 25 और k का वैल्यू है 64। तो गाइस सारे वैल्यूज पुट करो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है। तो q इक्वल टू क्या है a रूट अंडर l के, लिख सकते हैं ना 0.5 0.5, तो 0.5 क्या होता है, रूट ही तो होता है। तो क्या बन जाएगा, a का वैल्यू गिवन है 8, तो यह आ जाएगा 8 इंटू रूट अंडर l आपका है 25 इंटू 64 गाइस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 8, तो ये आपका आ जाएगा 320। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 320, सिंपल। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज c इक्वल टू 15 प्लस 0.5 YD आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, y माइनस टैक्स। इन्वेस्टमेंट फंक्शंस भी आपको गिवन है 150 माइनस 10R, g इक्वल टू 20 और ये टैक्स के इक्वल है। फाइंड द IS कर्व, सिंपल IS कर्व यहाँ पे आपको निकालना है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो गाइस IS कर्व क्या होता है, y इक्वल टू c प्लस i प्लस जी। c आपका हो गया कंजम्पशन, i आपका इन्वेस्टमेंट और g आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गया। तो यहाँ पे कंजम्पशन गाइस आपको गिवन है c इक्वल टू 15 प्लस 0.5 YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम, मतलब y माइनस टी, और t का वैल्यू क्या है 20, तो जस्ट यहाँ 20 पुट करो। थोड़ा सा गाइस इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा c इक्वल टू 5 प्लस 0.5y। ठीक है, तो c का वैल्यू गाइस आ गया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 150 माइनस 10R, ये आपको गिवन है
तो जस्ट पुट करो इस वाले इक्वेशन पे, c प्लस आई प्लस जी वाले इक्वेशन पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू सी, और c का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, 5 प्लस 0.5y, तो क्या बन जाएगा 5 प्लस 0.5y प्लस i, और i का वैल्यू क्या है 150 माइनस 10r, 150 माइनस 10r प्लस g, और g का वैल्यू क्या है 20, g का वैल्यू है 20, ठीक है। अब गैस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, जब इसको गैस सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, आप उसको खुद कर लेना, और आपको आ जाएगा y इक्वल टू 350 माइनस 20r, ठीक है, 350 माइनस 20r। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 350 माइनस 20r, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके गाइस, जस्ट कैलकुलेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा जी इक्वल टू 2, चेंज इन टैक्स इक्वल टू 2, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑन चेंज ऑन द कंजम्पशन डेल्टा सी, ठीक है। गाइस जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहा ना, तो थोड़ा सा गाइस कॉमन सेंस यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका 2 गिवन है, तो मल्टीप्लायर वाला गाइस हम लोगों ने फार्मूला अभी जस्ट पढ़ा था कि डेल्टा वाई जी विदाउट टैक्स क्या होता है 1/1 माइनस एम पी सी इंटू डेल्टा जी, ठीक है। और डेल्टा जी का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 2/1 माइनस एम पी सी, तो डेल वाई क्या आ गया, डेल वाई जी क्या आ गया 2/1 माइनस एम पी सी। ये है हमारा विदाउट टैक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे डेल वाई जी इक्वल टू क्या आ गया 2/1 माइनस एम पी सी, ठीक है। अब गाइज हम यूज़ करते हैं विथ टैक्स वाला मल्टीप्लायर, ठीक है। तो विथ टैक्स वाला मल्टीप्लायर क्या होता है पता है आपको, विथ टैक्स वाला मल्टीप्लायर आपका ये होता है ना माइनस एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी, ओके, माइनस एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी। तो अगर गाइस मैं निकालूंगा कि डेल वाई टी इक्वल टू, लिख सकता हूँ ना कि मल्टीप्लायर मतलब माइनस एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी इंटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं, ठीक है। और गाइस डेल्टा टी आपको यहाँ पे गिवन है 2। गाइस ये जो इक्वेशन जो हम ड्राइव कर रहे हैं ना, ये सिंपल यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, सी प्लस आई प्लस जी से, जब विथ टैक्स होगा तो क्या होगा, जब विदाउट टैक्स होगा तो क्या होगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। डेल्टा टी क्या है 2 है, तो यहाँ 2 पुट करो, 2 पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा वाई टी क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई टी इक्वल टू क्या बन जाएगा -2 एम पी सी, -2 एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी, 1 माइनस एम पी सी। तो गैस टोटल चेंज कितना होगा इनकम में, दोनों का समेशन, तो 2/1 माइनस एम पी सी प्लस माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा -2 एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल वाई आ जाएगा 2 माइनस 4 एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। बट गाइज एम पी सी यहाँ पे गिवन नहीं है, डेल वाई का तो वैल्यू आ गया, ठीक है, डेल वाई का वैल्यू आ गया, बट हमें निकालना क्या था कि चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन क्या होता है एम पी सी इंटू डेल वाई, तो एम पी सी इंटू डेल वाई, और डेल वाई का वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला 2 माइनस 4 एम पी सी, 2 माइनस 4 एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी। बट गाइज यहाँ पे एम पी सी जो है ना वो कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एम पी सी का वैल्यू एज्यूम करता हूँ कि भाई ये 0.5 है, ठीक है, देन जो डेल्टा सी है ना वो आपका 0 आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें गाइज कुछ इंफॉर्मेशंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एम पी सी का वैल्यू गिवन होना चाहिए, बट
क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ठीक है, तो 0 होगा अगर आप एमपीसी की वैल्यू को 0.5 एज्यूम करके चलोगे तो। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। गाइस लेट सपोज कि ये मीन है, ये आपका मीन वैल्यूज है। तो अगर कोई वेरिएबल x1 यहाँ पे है, x2, x3, x4, x5, अगर इसका डिस्टेंस ले, इसका डिस्टेंस ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसका सारे को ऐड कर दें, सारे को ऐड करते गाइस वो 0 आना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बट गाइस इट टेक्स टू मच टाइम। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट बना के लिख लेना कि जो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज क्यू इक्वल टू ए एल पे पावर 1/2 इंटू के पे पावर 1/2 व्हेन growth rates are 1%, 2% and 3% respectively for technology, labor, capital. Find the growth rate in the economy when output is Q. तो guys हमें given क्या है, Q इक्वल टू A L पे पावर 1/2 एंड K पे पावर 1/2। गाइस अगर मैं दोनों तरफ log लूंगा तो क्या हो जाएगा, log Q इक्वल टू log ऑफ A K पे पावर 1/2, K पे पावर 1/2, K पे पावर 1/2 इंटू L पे पावर 1/2। गाइस ये क्या, log A इंटू B इंटू C, log A प्लस log B प्लस log C लिख सकते हैं। तो log Q इक्वल टू log A प्लस log K पे पावर 1/2 प्लस log L पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। गाइस ये पावर है तो ये पावर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, बेसिक लॉग का रूल। तो log Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, log A प्लस 1/2 log K प्लस 1/2 log L। अब गाइस यहाँ पे हम लोग लेंगे टाइम लॉग डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, 1/Q dQ/dt इक्वल टू 1/A dA/dt प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, 1/2 1/K dK/dt 1/2 1/L dL/dt। ठीक है गाइस, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। तो लिख लो ये चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, और गाइस आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है ना, ये आपका 1% है, सॉरी 1% क्या है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ रेट। तो गाइस यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1%। ठीक है, तो सबसे पहले इसको और एक स्टेप लिख देते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, तो इसको हम लोग लिखते हैं GO, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो GA प्लस 1/2 तो एज इट इज है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है। ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, तो लेट्स से दिस इज C प्लस 1/2 ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। और गाइस ये आपको गिवन है कि जो ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, ये आपका 1 है, तो जस्ट पुट करो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 इंटू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। कैपिटल गाइस आप देख सकते हो कि आपका गिवन है कितना, 3%, तो जस्ट पुट करो यहाँ पे 3% प्लस 1/2 इंटू ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, लेबर का ग्रोथ रेट आपका है 2%, जस्ट यहाँ पुट करो 2%, सॉल्व करो इसको। ठीक है, 2 प्लस 3/2, ठीक है,
2 + 3/2, तो गैस ये आपका आ जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब 3.5%। तो आप देख सकते हो 3.5% ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है, 3.5%। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है कि व्हेन कंपेयरिंग आर स्क्वायर ऑफ अ टू रिग्रेशन मॉडल, अगर दो रिग्रेशन मॉडल गिवन है और हमें कंपेयर करना है आर स्क्वायर, देन मॉडल शुड हैव द सेम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेन वेरिएबल, या फिर एक्सप्लेन वेरिएबल ओनली, या फिर क्या, आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। गैस मैंने बताया था ना कि आर स्क्वायर का मतलब ही होता है कि y = अल्फा प्लस बीटा x1, बीटा 1 x1, बीटा 2 x2 लेट्स सपोज प्लस ईडर टर्म। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने के कारण कितना परसेंटेज एक्स वेरिएबल को ये आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कर पाता है। तो वही चीज़ है, जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ना, ये हमें मेजर्स करता है कि हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर पाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को इन दी रिग्रेशन मॉडल में। तो गाइस इसका मतलब है कि मेरे पास दोनों चीज होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी भी होना चाहिए और एक्सप्लेन होना चाहिए, तभी हम आर स्क्वायर के बारे में बोल पाएंगे, क्योंकि आर स्क्वायर का डिफिनेशन ही वही होता है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एज वेल एज द एक्सप्लेन वेरिएबल। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, the p-values and the significance in research paper is sufficient to assess the relationship between the two variables, false, true, not enough information, या फिर minimizing loss। Guys, अगर हम बात करें p values का, तो p values in statistical analysis help determining whether an observed effect is statistical significant or not। बट गाइज अगर हम ये बोल दें कि भाई अगर मुझे p values मालूम चल जाए तो ये सफिशियंट है किसी भी रिसर्च पेपर को सिग्निफिकेंट बताने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गाइज बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो p वैल्यूज मे इंडिकेट अ सिग्निफिकेंस बट डज नॉट टेल्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग और द मीनिंगफुल रिलेशनशिप। तो सिर्फ p वैल्यूज गाइज रिसर्च पेपर के लिए वैलिड नहीं है, बहुत सारा चीज आपको होना चाहिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट होना चाहिए, कोजेशंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको होनी चाहिए, तो फॉल्स बन जाएगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे पूछा गया था कि p वैल्यूज एंड सिग्निफिकेंस इन द रिसर्च पेपर इज सफिशिएंट। क्या ये सफिशिएंट है ओनली? नहीं गाइस, ये सफिशिएंट नहीं है, भले नेसेसरी हो सकता है बट नॉट अ सफिशिएंट। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा फॉल्स। ओके ओके गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ रिसर्च ऑब्जेक्टिव टू डिफाइन द वेरिएबल्स। गाइस अगर आप कोई एक रिसर्च पेपर लिखते हो और आपका ऑब्जेक्टिव है लेट सपोज कि जीडीपी को कैलकुलेट करना, तो आप पहले लिखोगे ना कि भाई जीडीपी क्या होता है, C + I + G। तो आप अपने वेरिएबल्स को पहले डिफाइन करोगे जब भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव निकालना हो तो यस, वेरिएबल्स कैन बी डिफाइन इन दी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में गाइस हम वेरिएबल्स को पहले प्रॉपर डिफाइन करेंगे ना। अगर कोई पूछेगा कि भाई तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च पेपर का, तो तुम बोलोगे ना कि हाँ मेरे रिसर्च पेपर में ये सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो गाइस सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना। ओके गाइस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे n1 n2 2 वेरिएबल है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, n+1 - 2। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द टू वैल्यूज x1 एंड x2 ऑफ ए वेरिएबल x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 ऑफ द डिफरेंस, 1/2 ऑफ द डिफरेंस, स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस, या फिर 1/4 ऑफ द डिफरेंस। ओके गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ टू वैल्यूज x1 एंड x2, ओके, x1 एंड x2 फ्रॉम देयर मीन, तो गाइस क्या बन जाएगा, रूट अंडर x1 - x बार का स्क्वायर प्लस x2 - x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, बट गाइस मीन क्या होगा, मीन इज
x1 प्लस x2 बाई 2, दैट इज मीन ना, दैट इज मीन। तो गाइस जस्ट पुट करो यहाँ पे, जस्ट पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, आफ्टर पुटिंग दिस जस्ट पुट करो x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस एक्स बार, और x बार क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, तो कैसे ये क्या बन जाएगा, 2x1 माइनस x1 माइनस x2, तो ये हमारा बन जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर। गाइस जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। सिमिलरली गाइस अगर हम निकाले x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो सेम चीज करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो गाइज ये हमारा क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज मालूम चल गया, तो जस्ट पुट कर दो फार्मूला पे, फार्मूला ये था ना, तो जस्ट फार्मूला पे पुट कर दो। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू आ गया x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू तो इसका था, बट नीचे में 2 भी है ना, तो ये नीचे में 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब गाइस इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हो गाइस, स्क्वायर में मतलब ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, ये दोनों टर्म सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि भाई ये किसके इक्वल है, 2 इंटू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिख सकते हैं। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगा, रूट अंडर x1 माइनस x1 माइनस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4। तो गाइज ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ ऑफ दियर डिफरेंस, हाफ ऑफ दियर डिफरेंस। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी, हाफ ऑफ दियर डिफरेंस, ठीक है, करेक्ट आंसर बन जाएगा बी। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। गिवन है कि इन द रिग्रेशन इक्वेशन y i इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई, द मीन वैल्यू ऑफ म्यू आई कंडीशनल अपॉन द गिवन एक्स आई मस्ट बी व्हाट। गाइस ये सिंपल ओएलएस का एजम्पशन है कि इरर टर्म्स का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ऑलवेज जीरो होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गाइस expected value of error term given that xi must be equal to 0, this is a basic assumption of OLS. okay question number 23 guys, given है कि what is the number of degree of freedom for a simple bivariate linear regressions with n observations, ठीक है, with n observation। तो let's suppose कि yi equal to बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई, दैट इज योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, बाइवेरिएट लीनियर रिग्रेशन मॉडल, फाइन। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि वाई आई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आई मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा 1 और बीटा 2 हमारा पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और यू आई आपका हो गया इरर टर्म्स, और एन हमारा हो गया एन टर्म, n is your number of observation that is given in the question itself। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होता है n माइनस के, n माइनस के। n आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और k आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका होता है n माइनस के,
और n आपका होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये आपका होता है एस्टिमेटेड पैरामीटर, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर, एस्टिमेटेड पैरामीटर। ठीक है, फाइन। गाइज यहाँ पे आपको k इक्वल टू 2 है, बाई वेरिएट है मतलब 2 है, तो k का वैल्यू यहाँ पे 2 है, k का वैल्यू 2 है, तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगा, n-2, सिंपल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके 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 गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, किंग आइसोक्वांट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर, या परफेक्ट या फिर लिमिटेड। जब भी अगर बात करते हो ना किंग आइसोक्वांट गाइस कहाँ पे होता है, ये वाला परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में होता है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि हम लोग दोनों गुड्स एक साथ यूज करते हैं, अगर किसी एक का भी अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो फिर दोनों का कंजम्पशन घट जाता है, क्योंकि भाई दोनों गुड्स एक साथ यूज होगा। और गाइज जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, उसका जो सब्स्टिट्यूबिलिटी पावर है ना, वो काफ़ी लिमिटेड होता है, हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की गाइज अगर हम बात करें, जैसे कि दो गुड्स है कोक एंड पेप्सी, तो अगर पेप्सी के प्राइस इंक्रीज होता है तो भाई कोक का डिमांड बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पेप्सी टू कोक। बट जो किंग आइसोक्वांट है, जो कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट में गाइज सब्स्टिट्यूशन हम लोग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लिमिटेड सब्स्टिट्यूशंस होता है वहाँ पे, क्योंकि वो दोनों गुड एक साथ यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सीपीयू प्लस कंप्यूटर, तो गाइज ये दोनों एक साथ यूज होता है, तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ेगा, ठीक है, तो गाइज इसके डिमांड तुरंत नहीं बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पावर्स काफ़ी लिमिटेड होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ऐसे लियोन्टिफ आइसोक्वांट है जो एल सेप है, ये स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट मीनिंग नो सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर स्मूथ कॉन्वेक्स में होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब गाइस वो स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेना, जो कि आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा लिमिटेड सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 आपको गिवन है कि अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 इन द ईयर ऑफ 2011। तो गाइस अगर हम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा अगर देखें तो आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ 969 फीमेल पर 1000 जो कि हाईएस्ट था, और गुजरात था 890, पंजाब 846 और हरियाणा सबसे कम 834। ठीक है, तो गाइज जब अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे रखोगे तो पहले क्या होगा, छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 26 आपको यहाँ गिवन है कि इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी with unutilized capacity, if the investment rate remain unchanged and saving amount to 20% of GDP and increasing in the government fiscal deficit by 100 unit will be cause the economic activity to increase by how much। ठीक है गाइस, अभी मैंने जस्ट बात डिस्कस किया था कि मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। ठीक है, और हमें पता है कि भाई जो MPC है वो क्या होता है, 1 माइनस MPS। हाँ, 1 माइनस MPS होता है, ये बहुत ही बेसिक है। तो गाइज अगर आपको MPC पता है 0.2, और सेविंग आपको पता है, सेविंग है कि सेविंग अमाउंट ऑफ 20% ऑफ GDP मतलब 0.2। ठीक है, आपका MPS क्या है, 0.2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 आ गया, तो MPC का वैल्यू आ गया 0.8, MPC का वैल्यू आ गया 0.8। ठीक है, फाइन।
गाइज मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं 1/1 माइनस MPC, तो मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा 1/1 माइनस MPC कितना है 0.8, तो ये कितना बन जाएगा 1/0.2, 1/0.2 का मतलब 5, तो मल्टीप्लायर आ गया 5, ठीक है, मल्टीप्लायर आ गया 5। और गाइस हमें पता है कि डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लायर इनटू डेल्टा जी। मल्टीप्लायर का वैल्यू पता है 5 इंटू डेल्टा जी का वैल्यू भी आपको गिवन है कि गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट 100 यूनिट, तो ये कितना बन जाएगा इंटू 100, तो 5 इंटू 100 ये कितना बन जाएगा 500, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 500, सिंपल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी में गाइस आपका 500 गिवन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 आपको गिवन है कि द वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 4, ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 9, द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, 2, 5, 4, 7 या फिर क्या, ठीक है। गाइस हमें पता है ना कि अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस, अगर कुछ इस प्रकार का रहा कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज सम कांस्टेंट, ओके। आप कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को ही एज्यूम करो, ठीक है। लेट सपोज कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि y इक्वल टू है x प्लस सी कांस्टेंट है, सी इज योर कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूंगा तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x होगा, ठीक है। मतलब कि अगर सिर्फ y इक्वल टू एक्स था, तो अगर मुझे इसका वेरिएंस ऑफ y निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वेरिएंस ऑफ x। बट इसी इक्वेशन को अगर हम कोई एक कांस्टेंट से ऐड कर दे, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है ना कि ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 9, तो अगर हम लेट सपोज कि अगर ऐड कर देते हैं 9 से, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी, और c आपका 9 है लेट सपोज, तब भी गाइज इसका वेरिएंस ऑफ y क्या रहेगा, वेरिएंस ऑफ x ही रहेगा ना, क्योंकि तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 बन जाता है, ये तब भी क्या होगा, वेरिएंस ऑफ y ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, रिमेन एट 4, रिमेन एट 4, न्यू वेरिएंस विल आल्सो बी ऑफ 4, ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला पे बेस्ड था, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 28, if the aggregate currency with the public reduces and the total demand deposits increases by the exactly same amount, okay, the aggregate money supply in the economy would what, goes up, go down, remain unchanged, go up and go down। guys aggregate money supply क्या होता है, aggregate money supply is C plus D। C आपका होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और D आपका होता है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ठीक है फाइन। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर पब्लिक, अगर एग्रीगेट करेंसी विद पब्लिक रिड्यूस, मतलब अगर ये रिड्यूस होता है और टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इंक्रीज, मतलब ये रिड्यूस हुआ और ये इंक्रीज हो गया, तो गाइस टोटल इफेक्ट क्या हो गया, व्हाट इज द टोटल इफेक्ट, टोटल इफेक्ट इज 0, इट्स रिमेन अनचेंज, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गाइस आप खुद सोचो ना कि टोटल मनी सप्लाई क्या होता है, सी प्लस डी, तो भाई एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। गाइस सेम टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, तो रिमेन अनचेंज हो जाएगा, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 आपको गिवन है कि इफ अ क्वांटिटिव वेरिएबल्स हैज m कैटेगरीज वी कैन इंट्रोड्यूस m+1 डमी वेरिएबल, m डमी वेरिएबल, m-1 डमी वेरिएबल या फिर m+2 डमी वेरिएबल। तो गाइस अगर m कैटेगरी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं m-1 डमी वेरिएबल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 30 आपको यहाँ गिवन है कि MC इक्वल टू 10 प्लस
0.4x, MR equal to 30 minus 0.6x, damage borne by society is 10. In the case of externality, find the deadweight loss. Okay, 50, 60, 40 या फिर 80. तो गाइज डेडवेट लॉस हमें पता है ना कि लेट सपोज कि अगर हम कंपिटेटिव मार्केट पे हैं तो गाइज हम यहाँ पे रहेंगे और इतना अमाउंट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे. लेट सपोज कि उस मार्केट में मोनोपोली सिचुएशन आ गया. तो जैसे ही गाइज मोनोपोली आएगा तो वो क्या करेगा कि प्राइसेस को बढ़ा देगा. तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी घट गया ना, क्वांटिटी घट के ही इतना आ गया. तो ये जो गाइज गैप है ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं डेडवेट लॉस. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेडवेट लॉस. तो गाइस आप देख सकते हो कि डेडवेट लॉस का एरिया क्या हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया ना. तो ट्रायंगल क्या बन गया, हाफ इनटू चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस. ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी इनटू चेंज इन प्राइस. तो अगर ये हमें मिल जाए देन यू कैन फाइंड द डेडवेट लॉस. ठीक है, ओके फाइन. गाइस पहले जो गिवन कंडीशन है ना, पहले हम लोग उसको लिखते हैं. MC आपका गिवन है 10 + 4x, MR आपका है MC 10 प्लस MR आपका गिवन है और डैमेज बॉर्न बाय द सोसाइटी इज 10 इन द केस ऑफ एक्सटर्नलिटी. तो एक्सटर्नल कॉस्ट कितना है 10 और मार्जिनल कॉस्ट कितना है 10 प्लस 0.4x और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 30 माइनस 0.6x. ठीक है, ये आपको गिवन है. ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें कि भाई मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होगा, तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट होगा MR मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. तो गाइस मार्जिनल कॉस्ट तो गिवन है 10 प्लस 0.4x, 10 प्लस 0.4x प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट कितना है 10. तो जस्ट यहाँ 10 पुट करो तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटर्नल मार्जिनल सोशल कॉस्ट. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 20 प्लस 0.4x, 20 प्लस 0.4x. ओके फाइन. अब गाइज हम लोग इक्वेट करते हैं MR इक्वल टू MC. ठीक है, MR इक्वल टू MC. तो जैसे ही आप पुट करोगे MR इक्वल टू MC तो क्या आएगा, MR इक्वल टू MC. MR क्या है 30 माइनस 0.6, 30 माइनस 0.6x इक्वल टू 10 प्लस 0.4, 10 प्लस 0.4x. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 20. ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 20. अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को रखते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट के, फिर देन फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 30 माइनस 0.6x इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट 20 प्लस 0.4x, 20 प्लस 0.4x. तो गाइज इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 10. ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 10. तो गाइज जब आप परफेक्ट कंपटीशन में थे तो आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे. जैसे ही आपके पास मार्केट पावर आया आपने क्वांटिटी को घटा दिया 10. ठीक है, ठीक है 10. देन बट हमें क्या निकालना है, डेडवेट लॉस ना. तो डेडवेट लॉस क्या होता है, डेडवेट लॉस हाफ इंटू चेंज इन क्वांटिटी. तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ 20 से 10 हो गया ना, 20 से 10 हो गया. तो 20 माइनस 10 इंटू द एक्सटर्नल कॉस्ट. ठीक है गाइज, ये वाला एक्सटर्नल कॉस्ट डायग्राम बनाया था ना, ये वाला
कितना जो रिड्यूस किया ये वाला एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगा 10, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 डेड वेट लॉस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, टू द राइट ऑफ द IS गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एंड लेफ्ट ऑफ द LM। तो गाइस हमें पता है ना कि ये हमारा है IS कर्व और ये हमारा होता है LM कर्व। तो अगर हम IS कर्व का राइट साइड में अगर बात करें, लेट सपोज ये वाला पॉइंट, गाइस ये वाला पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम है ना, ये हमारा वाई बार ये इक्विलिब्रियम है। बट अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में गाइस आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें LM कर्व का, तो LM कर्व गाइस ये वाला LM कर्व हो गया, लेफ्ट ऑफ LM कर्व। लेट सपोज कि दिस पॉइंट इज दिस, अगर हम इसी का लेफ्ट अगर मूव करते हैं, लेफ्ट मूव गाइस ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, लेफ्ट हो गया, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, एक्सेस सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स, या फिर क्या। ठीक है, ये आपको बताना है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इस पॉइंट ये ज़्यादा है ना, यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, दैट इज़ Y1। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा, एक्सेस डिमांड होगा। तो एक्सेस डिमांड फॉर मनी, क्योंकि गाइज अगर हम लोग राइट साइड में मूव करेंगे तो आपका यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा हो गया, इनकम ज़्यादा हो गया। तो जैसे इनकम ज़्यादा होगा तो आपका मनी डिमांड ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द IS कर्व। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IS कर्व। सिमिलरली फॉर द एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, सिमिलरली फॉर द एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गाइज यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है कि आइजल मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट्स द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम। वी नो दैट investment must be equal to saving for the goods market, और for the money markets money demand must be equal to the money supply। तो अगर राइट ऑफ IS कर्व होगा, इसका मतलब ये है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स। और LM कर्व की अगर हम बात करें तो ये एक्सेस डिमांड फॉर मनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके ओके okay guys, what is not true for the systematic review। ठीक है guys, this is not important for the COT point of view। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, arrange the following Indian state in ascending order of a gross enrollment ratio in a higher education in the year 2018-19। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हो कि बिहार में सबसे कम है, उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा, क्योंकि गाइज हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब डेटा देखते हैं ना गाइज, दिल से बहुत ख़राब लगता है। लोएस्ट GER उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्रा, फिर उसके बाद तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गाइज सबसे ज़्यादा और सबसे कम बिहार है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो गाइज ये गिवन है, जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, 34 गाइज यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ओके, बट गाइज यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा लिस्ट A और 1 और 2 है। गाइज वैसे भी अगर हम बात करें कि F टेस्ट गाइज किसके लिए यूज़ होता है, एनोवा, कंपैरिजन ऑफ अ सेवरल। ठीक है, काई स्क्वायर, यहाँ पे गाइज कुछ मिसिंग है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत कम अवेलेबल है। ये भी क्वेश्चन गाइज आपका रिपीट हुआ था, दो क्वेश्चंस रिपीट हुआ है सेम ईयर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, इन अ वर्ल्ड विथ ओनली 3 कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में लेट सपोज कि सिर्फ 3 ही कंट्रीज है, A, B और C। ठीक है, ओनली 3 ही कंट्रीज है। कंट्रीज A और कंट्रीज B हैव अ ट्रेड सरप्लस। तो कंट्रीज A और कंट्रीज B के पास क्या ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में गाइस 3 ही कंट्रीज है, कंट्री A, कंट्री B और कंट्री C। ठीक है, फाइन। और A और B के पास क्या है, ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड, ओके,
which of the following can be said? Assume export and import are both valued, then out of these 4 options कौन सा सही होगा? C has a current account surplus, it must be necessarily have the surplus in its invisible balance, या फिर क्या होगा? Guys, अगर 3 ही कंट्रीज हैं तो जो ग्लोबल सम है ना ऑफ अ ट्रेड बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि गाइस पूरे वर्ल्ड में 3 ही कंट्रीज हैं, तो अगर 2 के पास सरप्लस है तो भाई एक के पास डेफिसिट होना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा, ठीक है? तभी ये बैलेंस हो पाएगा। और ए और बी के पास ट्रेड सरप्लस है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो भाई दूसरे कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। ग्लोबल सम ट्रेड बैलेंस मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो गाइस जब ये इंपोर्ट करेगा तो इसका करंट अकाउंट क्या होगा? घटेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में कि इफ सी हैज़ अ करंट अकाउंट सरप्लस, if C has a current account surplus, it must necessarily have a surplus in its invisible balance, ठीक है? तो कम से कम एक अकाउंट में गाइस उसको तो खाली करना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस अब खुद सोचो ना कि ट्रेड सरप्लस ऑफ ए प्लस ट्रेड सरप्लस ऑफ बी प्लस ट्रेड सरप्लस ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई पूरे वर्ल्ड में 3 ही है। और गाइस हमें बताना इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम गाइस मतलब बैलेंस, बैलेंस का मतलब 0, ठीक है? तो अगर ये दोनों के पास गाइस सरप्लस है तो तीसरे के पास डेफिसिट होना पड़ेगा, और तीसरे के पास जब डेफिसिट होगा मतलब वो इंपोर्ट कर रहा है, तो भाई एक अकाउंट कम होगा, दूसरा अकाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है? तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, C इक्वल टू 20 प्लस 0.5y and change in investment delta I equal to 400, find change in income del y equal to क्या होगा? भाई सेम चीज, मल्टीप्लायर हम लोगों ने भी जस्ट कैलकुलेट किया था ना, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, MPC क्या है? 0.5, तो यहाँ पुट करो, ओके। और गाइस सी का वैल्यू, अच्छा सी का भी वैल्यू गिवन है, अच्छा गाइस MPC क्या है? 0.50, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट कितना है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 400, फाइन। अगर हम बात करें कि भाई इसका मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर, व्हाट इज अ मल्टीप्लायर? तो गाइस अभी हम लोगों ने जस्ट मल्टीप्लायर सीखा था कि भाई ये इसकी 1/1 माइनस MPC के इक्वल होता है, तो ये क्या बन जाएगा? 1/1 माइनस 0.5, तो ये हमारा बन जाएगा 2, तो मल्टीप्लायर आ गया 2, मल्टीप्लायर आ गया 2, ठीक है? और गाइस हमें पता है ना कि चेंज इन इनकम क्या होता है? मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। गाइस वही से हम लोग यहाँ पे ड्राइव किए हैं, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी से ही, ठीक है? तो गाइस आपको गिवन है कि भाई मल्टीप्लायर 2 है, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ? 400, 400, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 400, तो टोटल चेंज इन इनकम कितना बन जाएगा? 800, सिंपल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 800, ठीक है? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 गिवन है कि अ फार्मर हैज 2.5 एकड़ ऑफ लैंड ऑन विच ही कल्टिवेट्स खारिफ एंड रबी क्रॉप, व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगा? तो गाइस क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया इंटू 100, ठीक है? और गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि
farmer has 2.5 acre of land on which he cultivate kharif and rabi, what will be the crop intensity? गाइस यहाँ पे और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो 2.5 एकड़ ऑफ लैंड, 2.5 एकड़ ऑफ लैंड हमें गिवन है, बट बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है गाइस यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि ये सॉल्व हो पाएगा। ओके, क्योंकि गाइज नेट सॉन एरिया क्या होता है कि एक्चुअल लैंड एरिया अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशंस, कि भाई कितना लैंड एरिया है कल्टिवेशंस के लिए। अगर हम बात करें कि ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब टोटल कल्टिवेटेड एरिया, ओके, बट गाइज यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशंस और अदर इन्फॉर्मेशंस गिवन नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ गाइज यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 2 सीजन्स के लिए लगा रहा है ना, एक खारिफ के लिए और रबी के लिए, और 2.5 एकड़ लैंड है, तो टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना बन जाएगा? 2.5 प्लस 2.5, ठीक है, क्योंकि गाइस दोनों सीजन के लिए ना, खारिफ प्लस रबी। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस यहाँ पे हमारा बन जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या बन जाएगा? 2.5 प्लस 2.5, तो ये हमारा बन जाएगा 5। और जो नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया 2.5 है किसी पर्टिकुलर वन सीजन पे, तो ये हमारा नेट सोन एरिया इक्वल टू 2.5। तो गाइस अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो क्या बन जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 200, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 200%। ओके ओके गाइस, सेम रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका रिपीट है, वही वाला जो था लिस्ट 1 और लिस्ट 2, बट गाइस लिस्ट 2, अच्छा लिस्ट 2 में गाइस ये आपका गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है गाइस। ग्रैंजर टेस्ट आपका हो जाएगा कॉज़ैलिटी के लिए, तो डी मैच विथ 2, तो आप देख सकते हो कि डी मैच विथ 2, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइस। एफ टेस्ट किसके लिए होता है? कंपैरिजन ऑफ सेवरल मीन्स, दैट इज अ एफ टेस्ट। यूनिट रूट टेस्ट गाइस आपका स्टेशनरी के लिए होता है, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर CUT PG। 41 वी आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। मीन आपका गिवन है 3.28, मोड आपका गिवन है 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.34, और यहाँ पे आपको निकालना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, ठीक है। तो गाइस हमें पता है ना, जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है? SK इक्वल टू मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस यहाँ पे सारे वैल्यूज आपको गिवन है, तो जस्ट यहाँ पुट करो ना। तो मीन आपका गिवन कितना है? 3.28 माइनस मॉड कितना है? 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 1.34। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 0.21, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो गाइस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दैट इज मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ईच फर्म इन एन इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन इज C इक्वल टू QQ माइनस 10Q² प्लस 35Q। द इंडस्ट्री डिमांड इज D इक्वल टू 2500 माइनस 200P। फर्म्स आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, फाइंड द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। 0, आई थिंक यहाँ पे 100 होना चाहिए, ठीक है। 300, 500 या फिर 900, ये आपको निकालना है, ठीक है। ओके फाइन। तो
तो गाइस आपको कॉस्ट गिवन है ना, C इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 35Q। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू Q तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 35। तो गाइस मार्जिनल कॉस्ट आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आपका आ गया 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 35 ये आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया। फाइन। और गाइस डिमांड फंक्शंस आपको गिवन है ना कि 2500 माइनस 200। और गाइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। okay fine, so P equal to MC for the perfect competitions। fine guys, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालूं, ठीक है, क्योंकि गाइस इक्विलिब्रियम आउटपुट जो पर फर्म्स होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका एवरेज कॉस्ट पे मिनिमाइज होगा। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा तो क्या होगा, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट आपका गिवन है क्यू क्यूब माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 35Q डिवाइडेड बाय Q। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, कैपिटल Q नॉट स्मॉल q। ठीक है, तो जस्ट इसको गाइज डिवाइड कर लो, क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 35, ये हमारा आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हमें मालूम चल गया कि भाई एवरेज कॉस्ट हमारा कितना है, Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 35। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q तो क्या बन जाएगा, 2Q माइनस 10 इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसका मतलब है कि Q इक्वल टू 5 पे जो है हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा। तो गाइस एवरेज कॉस्ट कितना बन जाएगा, जस्ट पुट करो यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट Q का वैल्यू कितना आया, 5 आया ना, तो यहाँ जस्ट पुट करो 5 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 35। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10, तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 10। ठीक है, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 10। बट गाइज परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। हाँ, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट 10 आ गया, तो इसका मतलब है कि प्राइस भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्राइस भी 10 आ जाएगा। तो गाइज जब प्राइस 10 आ गया तो अगर हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो मुझे डिमांड मिल जाएगा। हाँ, तो जस्ट यहाँ 10 पुट करो, तो गाइज यहाँ P इक्वल टू 10 पुट करो तो हमें QD मिल जाएगा 2500 माइनस 200 इंटू 10। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2500 माइनस 2000 जो कि 500 आएगा। तो QD हमें मालूम चल गया 500, इस प्राइस पे QD का वैल्यू आ गया 500। ठीक है, QD का वैल्यू आ गया 500। बट गाइस हमें क्या बताना कि नंबर ऑफ फर्म्स, कि कितना नंबर ऑफ फर्म्स होगा। तो गाइस टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर फर्म्स अगर कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ फर्म्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ फर्म्स इक्वल टू टोटल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर फर्म्स। तो गाइस टोटल क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है, 500 डिवाइडेड बाय, और क्वांटिटी पर फर्म्स इज 5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ फर्म्स कितना आ जाएगा, 100। नंबर ऑफ फर्म्स इज 100। तो गाइज यहाँ पे 1 है, ठीक है, 0 नहीं है, 100 है यहाँ पे। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 100. ओके, डन. Okay guys, 43 A, B and C, three set of a value x are given. A आपका गिवन है 2 3 7 1 32 3 और B आपका गिवन है सिमिलरली C आपका गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? गाइस सिंपल, आपको यहाँ पे मीन मीडियन मॉड निकालना है. ये तो बच्चे वाला काम है. मीन निकालो, इसका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, फिर मीडियन निकालो, बीच वाला टर्म्स देखो, मीन मीडियन मॉड. गाइस ये यार खुद से कर लेना, ये बहुत बच्चा वाला सवाल है. Okay, question number 44. The line of regression intersect at which point, guys? ये तो बहुत easy है. Always at mean. ठीक है? Always at mean. Okay. तो guys इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. और guys ये कुछ एक टूल्स है जो कि ये यूज होता है आपका रेफरेंस मैनेजमेंट टूल के लिए. ठीक है, तो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है. गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है सीयूटी के लिए ये वाला क्वेश्चंस. ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी गाइस लिख चुका हूँ, इसको एक बार रीड कर लेना. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 46. अ फार्मर हैज़ 2.5 acre ऑफ लैंड ऑन विच ही कल्टिवेट 4 times in a year 2020. व्हाट इज नेट्स ऑन एरिया इन हिज केस? 5 acre, 10 acre, 12.5 acres या फिर 3.5 acres. ठीक है, तो गाइज जो टोटल लैंड है, टोटल लैंड ओन्ड बाय द फार्मर इज ओनली 2.5 acres. दैट इज द टोटल लैंड. टोटल लैंड ओन्ड बाय अ फार्मर इज 2.5. बट अगर हम बात करें कि जो क्रॉप्स है गाइज ये 4 times लगाता है, 4 times इन ईयर 2020. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका जो ग्रॉस क्रॉप एरिया होगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया ये आपका बन जाएगा 2.5 इंटू 4. 2.5 इंटू 4 तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा 10. तो ग्रॉस क्रॉप एरिया आ जाएगा 10. ठीक है, तो यही गाइस होगा ना, क्योंकि हमें वही तो निकालना है. व्हाट इज अ नेट्स ऑन एरिया, मतलब वो कितना नेट्स ऑन एरिया होगा, तो 10 acre. ठीक है, 10 acre. ओके गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में ना काफ़ी कम इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है. ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी होता है जेएनयू का. ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 47. अ लार्ज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज लाइकली टू एग्जिस्ट व्हेन people wish to borrow money in order to speculative in the stock of exchange, या फिर current rate of interest is lower than the people expect it to be in the near future. guys खुद बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही, सी इज अ करेक्ट. आप खुद सोचो कि अगर आपका लार्ज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब कि आप जो मनी डिमांड कर रहे हो ना वो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे. तो अगर आज इंटरेस्ट रेट कम है तो आप सोचोगे कि भाई फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो भाई उससे अच्छा है कि हम आज ही बॉन्ड खरीद के रख लें. ठीक है, सी गाइज मैं यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स दिया हूँ कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि अराइजेज व्हेन इंडिविजुअल होल्ड कैश इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इट एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंज इन द इंटरेस्ट रेट. तो अगर आज इंटरेस्ट रेट कम है तो पीपल एक्सपेक्ट करेगा कि भाई ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा फ्यूचर में. तो जब फ्यूचर में गाइस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट के साथ, हमें पता है ये चीज़. तो पीपल्स अवॉइड इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स नाउ, क्योंकि भाई उसे पता है कि आज इंटरेस्ट रेट कम है तो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उस टाइम प्राइस ऑफ बॉन्ड घटेगा, तो भाई आज हम बॉन्ड खरीदेंगे नहीं. ठीक है, सो नाउ बिकॉज द एक्सपेक्ट बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइज, सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि होल्ड मोर मनी इन ए लिक्विड फॉर्म. तो भाई वो और लिक्विड फॉर्म में जो है होल्ड करेगा, तो इससे क्या होगा कि भाई हमारा स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव मनी डिमांड होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ओके गाइज, व्हाट
will be the Keynesian multiplier when C equal to 10 plus 0.8y and input equal to minus 6 plus 0.3y, 2, 3, 4 या फिर 5. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इम्पोर्ट भी है और इम्पोर्ट मल्टीप्लायर भी है और यहाँ पे आपका MPC भी है. तो गाइज जब अगर 4 फैक्टर मॉडल की बात करें देन उस कंडीशन में जो मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है ना वो आपका ये होता है 1 माइनस MPC प्लस MPM, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट. ठीक है गाइज, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो. ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा? के का वैल्यू हमें पता है कि 1 माइनस MPC प्लस MPM, और गाइस ये आपका आ जाएगा 1 माइनस MPC कितना है 0.8, जस्ट पुट करो 0.8 प्लस MPM 0.3, इसको सॉल्व कर लो. ठीक है, तो गाइस इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा. तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. तो गाइस अगर हम डेटा में मूव करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद बिहार, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद केरला. या 63, 64, 71.8 और ये आपका 71.2 है. तो अगर मुझे इसका असेंडिंग ऑर्डर पे गाइस अरेंज करना है तो सबसे असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, गाइस आप देख सकते हो जस्ट ये डेटा है, आप इसको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप उसको अरेंज कर लेना. ठीक है, ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 5 है, वेरिएंस आपका 4 है, स्क्यूनेस आपका 0.5 है. व्हाट आर द मीन एंड मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 40 एंड 39 एंड 40 एंड सिमिलरली आपको ये चीज़ गिवन है. फाइन गाइस, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस आपका गिवन है 4, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? √4 मतलब 2. ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. गाइस इतना बोल के मेरा मुंह पूरा सूख गया. ओके, सो ये आपका आ गया 2. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2. गाइस मैं जस्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट आप खुद कर लेना. ठीक है, तो गाइस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. गाइस ये कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया डायरेक्ट. ठीक है, तो गाइस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको गिवन है दैट इज 5. यहाँ पुट करो 5 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको पता है 2, तो यहाँ पुट करो 2 डिवाइडेड बाय मीन भी आपको पता है. मीन कितना है? अच्छा मीन तो नहीं है ना, मीन तो निकालना है हमें, तो मीन इनटू 100. गाइस यहाँ से मीन का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मीन का वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ से मीन का वैल्यू आ जाएगा 40. ठीक है, तो गाइस मीन मालूम चल गया. अब हमें क्या निकालना? मॉड. ठीक है, मॉड निकालना है. तो गाइस ये वाला फॉर्मूला पता है ना कार्ल पियर्सन का, मॉड इक्वल टू म्यू माइनस 3 इंटू स्क्यूनेस इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस. तो गाइज मीन तो हमें ऑलरेडी पता है 40 माइनस 3 इंटू स्क्यूनेस. गाइज आपको गिवन है स्क्यूनेस 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2. तो गाइज जस्ट यहाँ 2 पुट कर दो. अब गाइज इसको खुद सॉल्व कर लो. आई थिंक ये 39 आएगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 40 एंड 39. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ओके गाइज, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक.
ओके, आई होप गाइस कि आपको एक सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और गाइस कमेंट जरूर करना, अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रहा है तो कमेंट करो यार, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, अगर अच्छा लग रहा है तब कमेंट करो, ख़राब लग रहा है तब भी कमेंट करो, लेकिन गाइस कमेंट करना यार, ठीक है। ओके गाइस, फिर पार्ट 2 में हम लोग 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। ओके ओके गाइस, थैंक यू।